नमस्कार दोस्तों, वेलकम। स्वागत है आप सभी का आर्य जंक्शन पर। मैं हूं घनश्याम शर्मा और दिनांक 17 जुलाई 2021 के करंट अफेयर्स लेकर के मैं हाजिर हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स, खास करके राजस्थान के और जितने भी हमारे देश विदेश की खबरें हैं उनको मैं कवर अप करने की कोशिश यहाँ पर करता हूँ। तो आप सभी अगर रेगुलर स्टूडेंट हैं हमारे, तो वीडियोज़ को लाइक और शेयर जरूर करें, क्योंकि आपके लाइक और शेयर करने से बाकी छात्रों तक ये मैटर पहुँचाने में मदद मिलती है। इसके अलावा गुलदस्ता का जो हमारा ईयरली पैकेज है वो भी मैंने अपलोड कर रखा है हमारी एप्लीकेशन पर, आर्य जंक्शन के नाम से। तो मंथली करंट अफेयर्स की पीडीएफ आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। पूरे साल भर का जो पीडीएफ है वो आपको केवल 250 रुपये में इसमें अवेलेबल है। और इसके साथ साथ 2020 का गुलदस्ता वार्षिकांक भी यहाँ पर अवेलेबल है। तो आप पिछले 1.5 साल का पूरा करंट यहाँ से जो है कवर अप कर सकते हैं। चलिए, इसके अलावा राजस्थान इकोनॉमिक रिव्यू टेस्ट सीरीज जो है वो भी चल रही है। तो इकोनॉमी बूस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि इकोनॉमिक रिव्यू से बहुत से प्रश्न आते हैं, तो उसके लिए आप इसका लाभ ले सकते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न जो है ये जुड़ा हुआ है आईटी अधिनियम से। आईटी अधिनियम 2002 जो है इंटरनेट पर आधारित जितने भी विभिन्न प्रकार के मामले हैं उनको नियमित करता है पूरे देश भर में। और इसी के अधीन एक धारा है, धारा 66A। तो ये जो धारा 66A है, इसके खिलाफ एक मुकदमा दायर किया गया था सुप्रीम कोर्ट में, जिसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि इस धारा 66A के अंतर्गत जो है किसी तरह का कोई मामला नहीं होना चाहिए। और इसी को लेकर के जो केंद्रीय गृह मंत्रालय है उसके द्वारा सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले सभी पुलिस थानों को इस आईटी एक्ट 2000 के तहत जो धारा 66A है उसमें मामला दर्ज नहीं करने का निर्देश दिया है। दरअसल दोस्तों, उच्चतम न्यायालय ने एक मामला जिसको हम जानते हैं श्रेया सिंघल बनाम भारत सरकार, आपके आईटी एक्ट जो है ये जो पेपर आपका 3 है आरएस मेंस में, पेपर 3 जो है उसमें एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो वहां पर इससे जुड़े प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उच्चतम न्यायालय ने श्रेया सिंघल बनाम भारत सरकार मामले में 24 मार्च 2015 को फैसला देते हुए इस धारा 66A को अमान्य कर दिया था। और उसके बाद से इस धारा में कोई भी कार्रवाई अगर कोई करता है तो ये इल्लीगल मानी जाती है। अब धारा क्या है ये समझ लेते हैं। दरअसल कोई भी व्यक्ति यदि ऑनलाइन किसी भी व्यक्ति के प्रति अपमानजनक टिप्पणी कर देता था तो ऐसे में उस व्यक्ति को पुलिस गिरफ्तार कर सकती थी, और इस मामले में 3 साल की सजा का प्रावधान भी रखा गया था। तो चूंकि ये अभिव्यक्ति का जो अधिकार है उसके खिलाफ इसको लगातार माना गया है, और इसी चीज को देखते हुए जो है इसे रद्द करने का अपील की गई श्रेया सिंघल मामले में। उच्चतम न्यायालय ने फैसला दिया, लेकिन उसके बावजूद अभी तक जो है कई राज्यों में धारा 66A का गैर जो कानूनी तरीका है उससे उपयोग किया जा रहा है और इसमें मामले दर्ज किए जाते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान से जुड़ा अगला प्रश्न है। 15 जुलाई 2021 को स्मार्ट सिटी मिशन की रैंकिंग में राजस्थान का कौन सा एक शहर राज्य में सर्वोच्च स्थान पर रहा है? पूरे देश भर में 100 स्मार्ट सिटीज को विकसित करने के लिए एक योजना चलाई जा रही है, स्मार्ट सिटी मिशन, जिसमें इन्हें बेहतर लिवेबिलिटी के योग्य शहर बनाने का काम किया जा रहा है। राज्य के 4 शहरों को इसमें सम्मिलित किया गया है, जिसमें से उदयपुर 15 जुलाई 2021 को स्मार्ट सिटी मिशन रैंकिंग में सबसे ऊपर रहा है राज्य स्तर पर। तो स्मार्ट सिटी मिशन रैंकिंग में राजस्थान की बात करें तो राजस्थान भी अब 36 राज्यों में पहले स्थान पर आ गया है। 100 शहरों की रैंकिंग में उदयपुर 5वें, कोटा 10वें, अजमेर 22वें और जयपुर 28वें स्थान पर है। इससे पहले राजस्थान ओवरऑल कैटेगरी में द्वितीय स्थान पर था। तो ये बहुत अच्छी बात है कि राजस्थान इस योजना में काफ़ी बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत जन अपेक्षाओं के अनुरूप जनप्रतिनिधियों से बात करके और जो दिशा निर्देश है उनके अनुसार हमारे यहाँ पर बहुत से जो पब्लिक वेलफेयर के वर्क्स हैं उनको किया जा रहा है। इन कार्यों को टाइमली करने के लिए 2 तरीके, जिनमें पहला है CPM अर्थात क्रिटिकल पाथ मेथड, और दूसरा है PERT अर्थात प्रोग्राम इवोल्यूशन एंड रिव्यू टेक्निक। बहुत से प्रोजेक्ट्स को मैनेज करने की ये 2 तकनीकें होती है, ठीक है। इन दोनों पर आधारित एक्शन प्लान बना करके प्रभावी मॉनिटरिंग, क्योंकि योजनाओं को केवल बनाना ही आवश्यक नहीं होता, बल्कि जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है वो होती है उनकी मॉनिटरिंग करना। ये चीज़ जीवन के हर हिस्से में लागू होती है, और इसी तरह से इन योजनाओं को भी पूरा करने के लिए मॉनिटरिंग बहुत आवश्यक थी। तो ये दोनों काम करके और राजस्थान में स्मार्ट सिटी मिशन में बेहतरीन प्रयास किए गए हैं। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के ही संदर्भ में एक और प्रश्न है। प्रतिपूरक वनीकरण हेतु स्थापित जो कैंपा फंड है उसकी मॉनिटरिंग के लिए कौन सा एक पोर्टल निर्मित किया गया है? तो राष्ट्रीय स्तर पर ग्रीन वॉच नामक एक पोर्टल है, जिस पर हाल ही में राजस्थान के प्रतिकारात्मक वन रोपण निधि प्रबंधन
और योजना प्राधिकरण राजस्थान की वर्चुअल बैठक आयोजित की गई, जिसमें मुख्य वन संरक्षक और उप वन संरक्षकों को कैंपा के अंतर्गत किए जाने वाले कार्यों के ई ग्रीनवाच पोर्टल पर अपलोड करने के निर्देश दिए गए हैं। तो कैंपा क्या है? कैंपा प्रतिकरात्मक वन रोपण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण है। दरअसल विभिन्न प्रकार की विकास योजनाओं की वजह से पर्यावरण को होने वाला जो नुकसान है उसकी भरपाई के लिए एक राशि इस प्राधिकरण के अंतर्गत रखी जाती है और उस राशि का प्रयोग जो है वापस से पर्यावरण को जो सेटलमेंट्स हैं उनको बनाने के लिए किया जाता है। तो विकास गतिविधियों के लिए प्रतिपूरक वन रोपण के कार्यान्वयन में विसंगति की वजह से कुछ गैर सरकारी संगठनों ने सर्वोच्च न्यायालय के पास में जो है अपील की थी, जिसके बाद 10 जुलाई 2009 को आदेश जारी करके और ये कहा गया था कि कैंपा नामक एक जो प्राधिकरण है उसको बनाया जाएगा ताकि प्रतिपूरक वनीकरण गतिविधियों की निगरानी, तकनीकी सहायता और मूल्यांकन किया जा सके। मॉनिटरिंग के लिए ये है, तो इसमें एक सूचना प्रणाली की जरूरत थी जहां पर सारी डिटेल ऑनलाइन हो सके, निगरानी हो सके, ट्रैक हो सके, और इसीलिए ई ग्रीनवाच परियोजना शुरू की गई थी, जिसमें ये जो ई ग्रीनवाच पोर्टल है वो भी बनाया गया। और वर्तमान में इस पोर्टल पर वेब आधारित, भूमिका आधारित वर्कफ्लो अनुप्रयोग और एकीकृत सूचना प्रणाली का विकास किया गया है। तो ये पूरा का पूरा पोर्टल क्या करता है? एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराता है सभी राज्यों को ताकि वे कैंपा फंड में किए जाने वाले कार्यों को अद्यतन रखें और उनकी मॉनिटरिंग भी सही तरीके से कर सकें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर का प्रश्न है। अमेरिकी संसद ने हाल ही में भारतीय अमेरिकी वकील सीमा नंदा को श्रम विभाग का सॉलिसिटर चुना है अमेरिका में। तो वे नागरिक अधिकारों की वकील हैं। ओबामा और बाइडेन प्रशासन में भी उन्होंने जो है बतौर चीफ ऑफ स्टाफ, डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ और डिप्टी सॉलिसिटर जैसे प्रभाग संभाले हैं। नंदा मौजूदा समय में हार्वर्ड लॉ स्कूल लेबर और वर्क लाइफ फ्लो की वैज्ञानिक है। नंदा कनेक्टिकट में पली बढ़ी है और उन्होंने ग्रेजुएशन ब्राउन विश्वविद्यालय और बोस्टन कॉलेज लॉ स्कूल से की है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि भारतीय लोगों को लगातार अमेरिकी जो प्रशासन है वहाँ पर मौका मिल रहा है। दोस्तों, राजस्थान से अधिकतर क्षेत्र में गुजरने वाली जो अरावली पर्वतमाला है उसमें हाल ही में पुरा पाषाणकालीन खोज से जुड़े 2 गांव सामने आए हैं, मागर और कोट गांव। ये दोनों ही हरियाणा में स्थित है। हरियाणा के फरीदाबाद में जो है अरावली पर्वत श्रृंखला में हाल ही में जो हमारे पुरातत्वविद हैं उन्होंने मागर और कोट की गुफाओं में कुछ जो है जांच की, जिसमें पाषाणकालीन शैल चित्रों को उन्होंने खोजा है। विभाग ने इनके 20 से 30 हजार साल पुराने होने का अनुमान लगाया है। तो अगर हम बात करें प्राग ऐतिहासिक काल की तो हम उसको 3 कालखंडों में विभाजित करते हैं, जिसमें से पहले को हम पुरा पाषाण काल के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसके बाद में दूसरे काल को हम बोलते हैं मध्य पाषाण काल और तीसरे काल को जो है हम कहते हैं नव पाषाण काल। ये 3 कालों में जो है इसको डिवाइड किया जाता है। अब अगर इस पर हम चर्चा करें तो दोस्तों जो पूरा पाषाण काल है उसके 3 जो है अंग हैं। पैलियोलिथिक भी इसको बोला जाता है, इसे मेसोलिथिक बोला जाता है, ठीक है, इसे नियोलिथिक बोला जाता है। पूरा पाषाण काल में लोअर, मिडिल और अपर ये 3 काल हैं। 20 लाख वर्ष पूर्व से लेकर के और 20,000 साल तक का जो समय है वो लगभग पूरा पाषाण काल में माना जाता है, जिस दौरान 99% जो है जीवन मनुष्य ने अपना इसमें बिताया है। मध्य पाषाण काल की बात करें तो ये 20,000 साल से लेकर के और लगभग कृषि की शुरुआत तक, जैसे कि 10,000 साल हम उसको कह सकते हैं, आज से ईसा पूर्व के करीब है। तो इस दौर में जो है मनुष्य ने पशुपालन जो खानाबदोश प्रवृत्ति है उसमें जीवन जिया और आखेट और संग्राहक के रूप में उसने काम किया, शिकारी और संग्राहककर्ता के रूप में। और उसके बाद जब नव पाषाण काल की शुरुआत होती है आज से लगभग 10,000 साल ईसा पूर्व, मतलब 12,000 साल पहले, जो मिस्र, जैसे कि मिस्र क्षेत्र में बहुत से ऐसे स्थान मिले हैं, तुर्की वाले क्षेत्रों में, इराक, ईरान में, तो वहाँ पर नव पाषाण में कृषि की शुरुआत होती है। तो हम जिस काल की बात कर रहे हैं वो दरअसल पूरा पाषाण काल के अपर जो पेलियोलिथिक काल है उससे जुड़ा हुआ है। तो उच्च पुरा पाषाण काल भी जिसको हम कहते हैं उसके शैल चित्र ये हमको मिले हैं। इस काल में मनुष्य गुफाओं में रहा करता था। पुरा पाषाण और मध्य पाषाण दोनों काल में ही हमको गुफाओं के काफ़ी अवशेष मिलते हैं। खास करके मध्य प्रदेश के जो भीमबेटका जैसा क्षेत्र है वहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। तो अरावली में भी काफ़ी लोग रहा करते थे। तो इनमें से 20 से 30,000 साल का पुराना होने का अनुमान लगाया गया है। इनमें पशु, पक्षियों, मानव हाथ और पैरों की आकृति को जो है उकेरा गया है शैल चित्रों के रूप में। पुरा पाषाण काल में मनुष्य ने पत्थर के औजार बनाना शुरू कर दिया था और लगातार इन औजारों को परिष्कृत इन्होंने किया था। इस दौरान मानव इतिहास का 99% विकास माना जाता है।
इस काल के बाद ही मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल की शुरुआत हुई थी, जब मानव ने खेती करना भी शुरू कर दिया था। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। राजस्थान में किसानों को लाभ देते हुए मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना शुरू की गई है, जिसमें जो कृषि उपभोक्ता हैं जिन्होंने बिजली का कनेक्शन लिया हुआ है उनको बिजली बिल पर प्रतिमाह अब 1,000 रुपए का अनुदान दिया जाएगा। तो राजस्थान सरकार द्वारा मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना के प्रारूप को मंजूरी दे दी गई है। इससे कृषि उपभोक्ताओं को बिजली बिलों पर प्रतिमाह 1,000 रुपए, प्रतिवर्ष अधिकतम 12,000 रुपए का अनुदान मिल सकेगा। ये योजना मई 2021 से लागू होगी। किसी माह उपभोक्ता की पुनर्भरण राशि 1,000 रुपए से कम होगी तो शेष राशि का समायोजन उसी वित्तीय वर्ष के आगामी महीने में किया जा सकेगा। यदि कोई उपभोक्ता विद्युत दुरुपयोग या विद्युत चोरी का दोषी है तो उसको अनुदान राशि नहीं मिलेगी। इसका लाभ पाने के लिए किसानों को अपना आधार कार्ड और मोबाइल जो खाता है उसको बिजली विभाग के पास में लिंक करवाना होगा। तो 1,000 रुपए का अनुदान इसमें दिया जाएगा प्रति माह। तो ये हो गए दोस्तों आज के करंट अफेयर्स। तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, जाने से पहले शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में। आपके एक लाइक और शेयर से ये वीडियो हजारों ऐसे जरूरतमंद छात्रों तक पहुंच सकता है जो अच्छे मैटर की तलाश में हैं। तो इसमें कंजूसी ना करें, बने रहें इसी तरह हमारे साथ, लाभ उठाएं हमारी करंट अफेयर्स की बुक्स का जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और इसी तरह से तैयारी करते रहें। एक दिन सफलता जरूर आपको मिलेगी, ये मेरा विश्वास है। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।